Hello friends and students. So in the series of CM10, today we have come out with a case law on family law 2. It pertains to succession. जो हमारा सक्सेशन लॉ है ना, हिंदू सक्सेशन, उससे जुड़ा हुआ है। और उसके सक्सेशन से भी अगर हम पहले की बात करें तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और को पार्सनरी के कंसेप्ट से डील करता है। तो पहली चीज, जैसे हम हमेशा शुरू करते हैं, और उससे पहले मैं आपका पहले थैंक यू करना चाहूंगा फॉर लाइकिंग आवर CM10 सीरीज वीडियोस। हम अपने वीडियोस और केस नोट्स रेगुलरली आपके पास लाते रहेंगे, बट आप प्लीज हमें जब भी व्हाट्सएप या मेल करें अपना नाम और ईमेल आईडी साथ जरूर भेजें, सो दैट रेगुलरली वी कैन सेंड दैट। थैंक यू। एनीवेज फ्रेंड्स, इस केस में पहला आज हम बात करें व्हाट वाज द इशू। द इशू वाज, देखिए इस केस में इशू ये था, क्या किसी एक फैमिली में वेयर ओनली वन मेल पर्सन इज सर्वाइवर एंड अदर आर फीमेल मेंबर्स, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या वो जो व्यक्ति है उसको, क्योंकि वो सोल सर्वाइविंग को पार्टनर रह गया है, उसका जो इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट होगा, जो टैक्स के लिए असेसमेंट होगा, वो असेसमेंट इंडिविजुअल कैपेसिटी में होगा एज अ सोल सर्वाइविंग को पार्टनर, या वो असेसमेंट एज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगा। बात समझ आई कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह असेसमेंट होगा या एज अ इंडिविजुअल होगा। क्योंकि ये क्योंकि देखिए, अगर एज अ इंडिविजुअल है तो ज्यादा टैक्स लाइबिलिटीज है, एज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगा तो टैक्स एग्जम्पशंस ज्यादा है। तो अब हम शुरू करते हैं कि आपको मैं इस केस के बैकग्राउंड बताता हूं। इस केस में बैकग्राउंड ये थी कि एक फादर है, एक मदर, सन और सन की वाइफ। अनफॉर्चुनेटली द फादर सकम एंड he died intestate। बट अब क्या हुआ, ये इंटरस्टेट डाई हो गए तो he left only the one son who was the sole surviving co-partner। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप आई। इस बात को याद करना कि ये जो केस है, पहले एक बात मैं बता रहा हूं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कुंडली जो लक्ष्मी नारायण केस है, दिस केस पर्टेन्स टू 1935 बॉम्बे। तो ये बहुत पुराना केस है, लेकिन ये इशू इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 66(2) में एक्चुअली कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने ये रेफरेंस बना के भेजा था कोर्ट के पास कि प्लीज डिसाइड कीजिए, हमें समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? उन्होंने कहा कि सर, जब ये फादर की डेथ हो गई, ये एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं था। डिस्प्यूट ये आया कि जब ये फादर की डेथ हो गई, अब तो सारी प्रॉपर्टी बेटे के पास आ रही है थ्रू सोल सर्वाइवर को पार्टनरी। नाउ दिस सन, अब इसके ऊपर जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी होती है वो एज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी, या सन बीइंग द सोल सर्वाइविंग को पार्टनर जिसको सारा बेनिफिट मिलेगा, तो लाइबिलिटी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कैसे असेस होगी? अब क्यों इशू? एक्चुअली जो सुपर टैक्स है, सुपर टैक्स जो लगता था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे कम लगता है। अब मान लीजिए एक फैमिली में 10 मेल मेंबर्स हैं, अब सारी सब में इनकम थोड़ी थोड़ी डिवाइड हो जाएगी तो टैक्स लाइबिलिटी कम होगी, लेकिन एक आदमी पे पड़ेगी तो सब पे पड़ेगी। तो इस तरह के कुछ इश्यूज आए। नाउ व्हाट हैपेंस, देखिए इस केस में इन्वॉल्व थे प्रोविजन सेक्शन 355 14(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में सवाल आया कि भैया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हिसाब से अब इस पे चार्ज कैसे हम टैक्स लगाएं। तो देखिए दोनों जजेस ने, जस्टिस बेयरमोंट एंड जस्टिस रेंगेकर, जो इन्होंने अपनी जजमेंट जो दी, दोनों ने सेपरेट जजमेंट फाइल दी, बट देवर कॉन्करेंट जजमेंट्स। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा देखिए सेक्शन 29 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंशन्ड है, लेकिन ये तो बता दिया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर्सन होगी फॉर द पर्पसेस ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट, बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है क्या, वो एक्चुअली डिफाइंड नहीं है कहीं। तो उसके लिए दे टुक रिकोर्स टू द हिंदू लॉ, दैट कस्टमरी हिंदू लॉ, जिसमें दिनशा मुल्ला की बुक को फॉलो किया और उन्होंने डिटेल्स पढ़ी। तो उन्होंने एक चीज को समझा, उन्होंने समझा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है क्या। तो जब वो ये समझ रहे थे तो उनको एक बात समझ आई कि एक चीज क्लियर है
कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज ग्रेटर कंसेप्ट देन कोपार्सनरी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कोपार्सनरी से बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सारे मेल्स, कोलैटरल मेल्स सब आ रहे हैं, सभी मेल्स हैं, सभी फीमेल्स हैं, मदर है, वाइफ है, सब है। दिस वाज नॉट एट ऑल अ डिस्प्यूटेड फैक्ट। लेकिन कोपार्सनरी अगर हम तब की बात करें तो देयर वाज ओनली मेल मेंबर्स। हाउ द कोपार्सनरी वाज देयर? कोपार्सनरी क्या होती थी? फादर, सन, 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 sons, 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 up to 4 generations from the last male holder of the property, including the last male, 1, 2, 3, 4. So, ultimately हो क्या रहा था कि अगर आज हम बात करें आफ्टर द अमेंडमेंट तो भी सिर्फ डॉटर्स आई है ना, बट व्हाट अबाउट वाइफ, विडोज, मदर, राइट? तो वो कोपार्सनर तो नहीं है, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक बड़ा कंसेप्ट है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये बात तो ठीक है, ये है। उन्होंने कहा पर भाई अब तो सोल सर्वाइविंग कोपार्सनर अकेला एस रह गया, अब एस अकेला रह गया तो अब क्या करेगा एस? तो इसको लाइबिलिटी डलनी चाहिए। दी लॉर्डशिप्स ब्यूटिफुली इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ लॉ। उन्होंने एक बात कही कि एक बात समझिए आप कि भैया आप कह रहे हैं अकेला रह गया, कल को यह भी तो हो सकता है एस किसी बच्चे को अडॉप्ट कर ले, अडॉप्शन हो सकती थी, तो उसका राइट आएगा। आपको क्या लगता है कि एस को सारी प्रॉपर्टी तो मिल रही है, लेकिन क्या डब्ल्यू और एम का जो मेंटेनेंस का राइट है वो इस प्रॉपर्टी पे है कि नहीं? 1935 में राइट टू मेंटेनेंस था, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये डेथ कब हुई है? ये 1929 में डेथ हुई थी एफ की, तो ये भैया इनका मेंटेनेंस है। थर्ड, उन्होंने कहा कि उस टाइम रिलीजियस ड्यूटीज भी तो है, किसी का श्राद्ध करना है, कुछ करना है, तो वो भी उस प्रॉपर्टी में से होगा। तो कोर्ट ने कहा कि प्लीज ये बात क्लियर है, देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आप इस बात को समझिए कि जो एस के ऊपर लाइबिलिटी अगर आप डालेंगे लाइबिलिटी ज्यादा टैक्स की, तो वो गलत होगा, उसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक्स सारी प्रॉपर्टी लेके जाएगा, बेच देगा, खा लेगा और मजे लेगा, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, पहली बात आप ये समझिए कि ये कंसेप्ट बड़ा है। दूसरा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा आप एक समझिए that the legislature, when it enacted the law, Income Tax Act was enacted, they are not dumb people. They were not dumb. They intentionally, they would have gone through everything and they intentionally mentioned the term Hindu undivided family. और इसीलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया है, राइट? और आपको ये बात, सिंपल सी बात पता है कि एक हिंदू ज्वाइंट फैमिली की भी बात करें, देयर कैन बी अ ज्वाइंट फैमिली विद 1 मेल मेंबर ओनली। और अब तो और उसको कंसेप्ट को आगे इलेबोरेट हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखो जो लेजिस्लेचर है ना, वो एक चीज सोच के समझ के उन्होंने एक्सप्रेसली ऐसा किया है। अगर हम ये हेल्ड कर दें, कोर्ट कहती है कि अगर हम ये मान लें कि ये एस जो है इसकी लाइबिलिटी होनी चाहिए इंडिविजुअल लाइबिलिटी इंस्टेड ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखो 2 लाइबिलिटी है ना, एक इसकी लाइबिलिटी है अगर एज ए कर्ता मींस अनडिवाइडेड फैमिली, दूसरी इसके ऊपर इंडिविजुअल लाइबिलिटी डालें इसकी। तो उन्होंने कहा इंडिविजुअल लाइबिलिटी अगर इस पे डालोगे तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे और ड्यूटीज हैं और सबको इसने संभालना है। सो अल्टीमेटली व्हाट द कोर्ट सेड कि भैया इसीलिए इसके ऊपर हम लाइबिलिटी नहीं डाल सकते, राइट? एंड इफ वी इंपोज लाइबिलिटी अपॉन एस, इट वुड मीन लेजिस्लेटिंग एंड कोर्ट कैन नॉट लेजिस्लेट। उन्होंने कहा भाई हम नया लॉ बना दें क्या? नया कानून नहीं बना सकते, ऑलरेडी स्पेसिफिकली मैनिफेस्टली ये बात क्लियर है। सो इस केस में फ्रेंड्स कोर्ट ने क्या कहा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड कोपार्सनरी अलग चीज है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लार्जर कंसेप्ट है। इस लार्जर कंसेप्ट को समझना होगा। और इनकम टैक्स एक्ट में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जब लिखा हुआ है, दैट कैन कॉन्स्टिट्यूट ओनली 1 मेल एंड अदर फीमेल्स ऑल्सो। इसलिए वो जो लाइबिलिटी है वो पर्सनल लाइबिलिटी ना होकर पर्सनल टैक्स असेसमेंट, जो एसएससी है, एसएससी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी, ना कि एसएससी अकेला एस। एक्चुअली इससे क्या है कि टैक्स बेनिफिट मिलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, तो उसको कोर्ट ने आगे करा है। थैंक यू फ्रेंड, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।